मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका विषय है इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया। आज हमारे जो अध्ययन का विषय है वो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विद्रोह हुए थे, जिससे पूरी दिल्ली सल्तनत अस्थिर हो गई थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो दिल्ली सल्तनत है वह पूरी तरह से डावाडोल हो गई है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कालखंड है वह है 1325 से लेकर के 1351 का। इतना लंबा समय 26 वर्ष का शासनकाल था और इस 26 वर्ष में सुल्तान के समय लगभग 11-12 विद्रोह लगातार हुए थे। तो उनका अध्ययन मैं आज आपको एक एक करके बता रही हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले विद्रोह, उनके कारण और कैसे वो प्रसार हुए, कैसे वो आगे बढ़े और फिर सुल्तान के द्वारा उन्हें कैसे ख़त्म किया गया है, उन विद्रोह को युद्ध करके किस तरह से उनका अंत किया गया, उसका अध्ययन आज हम इसमें विषय के अंतर्गत करेंगे। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, यानी कि 1325 ईस्वी में, देश में शांति व समृद्धि थी। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था और गद्दी पर बैठने से पूर्व वह युद्धों और प्रशासन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुका था। अतः लोगों ने यह अपेक्षा की कि संभवतः उसके समय में दिल्ली सल्तनत अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसके शासनकाल में एक के बाद एक अनेक विद्रोह हुए, जिन्होंने राज्य की शांति को भंग कर दिया और देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसमें से यद्यपि अधिकांश विद्रोह का सुल्तान ने दमन कर दिया था, किंतु कुछ विद्रोह को वह नहीं दबा सका था और इस प्रकार बहुत सारा प्रदेश दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितने विद्रोह हुए उतने विद्रोह शायद दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान के समय में नहीं हुए होंगे। हमें यह देखना होगा कि क्या कारण थे जिसके कारण कि एक के बाद एक इतने भयंकर विद्रोह सुल्तान तुगलक के समय या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए। अब वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विद्रोह हुए उनके कारण जो कुछ हैं मेरे पास, वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। पहला तो कुछ प्रभावशाली अमीरों की महत्वाकांक्षा थी। साम्राज्य के कुछ ऐसे शक्तिशाली अमीर थे जो अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और अपने लिए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना चाहते थे, सुल्तान से अलग होकर। दूसरा, सुल्तान ने जनता तथा अधिकारियों को छोटे छोटे अपराधों पर जो क्रूर दंड दिए थे और जो दमन की नीति अपनाई थी, उसके विरुद्ध जो थी प्रजा विद्रोह करने के लिए एकत्रित हो गई थी सुल्तान के विरुद्ध। तीसरा, सुल्तान की एक के बाद एक जो योजनाएं असफल हुई थी, उससे वह जनता में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था। इन योजनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। कुछ महत्वाकांक्षी अमीरों ने सुल्तान की कठिनाइयों से लाभ उठाकर उसके प्रति विद्रोह कर दिया था सल्तनत में। चौथा एक कारण, दक्षिण भारत को जीतकर उसको पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाना भी ये विद्रोह का एक कारण बन गया था। यद्यपि दक्षिण भारत पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी राजधानी दक्षिण में दौलताबाद स्थानांतरित भी की, किंतु उसका यह प्रयोग असफल हो गया था। शीघ्र यातायात के अभाव में दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण बनाए रखना तो संभव था ही नहीं। दक्षिण में निरंतर विद्रोह हुए और सुल्तान उनका पूरी तरह से दमन नहीं कर पाया। ये उसके शासनकाल में विद्रोह के कारण बने थे। अब जो विद्रोह हुए थे वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। पहला विद्रोह था बहाउद्दीन गुरशस्पा का। ये लगभग 1326-27 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रथम विद्रोह 1326-27 में दक्षिण में गुलबर्गा के निकट सागर के राज्यपाल बहाउद्दीन गुरशस्पा ने किया था। गुरशस्पा सुल्तान का चचेरा भाई था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान ने वजीर ख्वाजा जहां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। गुरशस्पा ने इस सेना का देवगिरी के निकट मुकाबला किया, किंतु वह युद्ध में पराजित हुआ। यहाँ से भागकर उसने कंपिला के राजा के यहाँ शरण ली। शाही सेना गुरशस्पा का पीछा करते हुए कंपिला पहुंची।
कंपिला के राजा ने शाही सेना का कड़ा में मुकाबला किया, किंतु वह पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। परंतु इसके पहले ही कंपिला के राजा ने गुरशस्पा को सुरक्षित द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल के पास पहुंचा दिया था। वीर बल्लाल ने शाही सेना को विरोध करने के बजाय गुरशस्पा को शाही सेना के हवाले कर दिया। गुरशस्पा को मोटी जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के पास भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और ये अब हमारा दूसरा विद्रोह है किशलू खां का 1327-28 ईस्वी में। इसका जो मूल नाम था वह बहराम आइबा था और कहीं कहीं हमें किशलू खां भी मिलेगा, तो इसमें कहीं कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन दो व्यक्ति थे। व्यक्ति एक ही था, पर किशलू खां उसका नाम था और बहराम आइबा भी उसी व्यक्ति का नाम था। दूसरा विद्रोह 1327-28 में कच्छ, सिंध और मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा, जिसको कि किशलू खां कहा गया है, का हुआ था। वह एक अनुभवी और प्रतिष्ठित सेना नायक था तथा गयासुद्दीन तुगलक का घनिष्ठ मित्र था। किशलू खां का विद्रोह मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने शासन के आरंभ में अपनाई गई कठोर दंड नीति के विरुद्ध गंभीर विद्रोह था। इतिहासकार इब्न बतूता मानते हैं कि इस विद्रोह का कारण यह था कि इससे पूर्व गुरशस्पा को जो दंड दिया गया था उसके विरुद्ध किशलू खां ने सुल्तान के सामने आवाज़ उठाई थी और इस विद्रोह की खबर सुनकर स्वयं सुल्तान ने उसे देवगिरी में जब था उसके विरुद्ध कूच किया और अबोहर के निकट युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया था। ये अब तीसरा विद्रोह है, गयासुद्दीन बहादुर का विद्रोह है, जो कि 1327-28 ईस्वी में किया गया था। हमको ऐसा लग रहा है कि एक ही साल में पता नहीं कितने विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए हैं। तो ये मैं आपको तीसरा विद्रोह बता रही हूँ। 1327-28 ईस्वी में बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर का विद्रोह हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के पश्चात गयासुद्दीन बहादुर को कैद करके दिल्ली लेकर आ गया था। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मुक्त कर दिया था और उसे अपनी अधीनता में लखनौती का शासक नियुक्त कर दिया था। परंतु कुछ समय के पश्चात गयासुद्दीन बहादुर ने विद्रोह कर दिया था। सुल्तान ने अपने सौतेले भाई बहराम खां को, जो उस समय सुनार गांव का राज्यपाल था, गयासुद्दीन बहादुर के विरुद्ध विद्रोह का दमन करने का आदेश दिया। बहराम ने उसे पराजित करके कैद कर लिया और सुल्तान के समक्ष उसे उपस्थित किया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। एक विद्रोह हम और ले लेते हैं, माबर का सफल विद्रोह जो 1334-35 में हुआ था। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ध्यान से आप सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तभी वो आपको समझ में आ पाएगा। 1334-35 ईस्वी में मावर के राज्यपाल सैयद एहसान शाह ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह के कारण को इतिहासकार इब्न बतूता ने इस प्रकार बताया है कि सैयद एहसान शाह ने, जिसकी राजधानी दिल्ली से 6 मास की यात्रा की दूरी पर थी, सोचा कि लंबी दूरी और भयंकर अकाल से जो संभवतः दोआब, मालवा और पूर्वी पंजाब में फैला था, केंद्रीय शासन दुर्बल हो गया है और उसने इस अवसर का लाभ उठाया और विद्रोह कर दिया। यानी कि उसने सोचा कि सुल्तान वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और वो इन क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है और वे विद्रोह कर देता है। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह का दमन करने गया, किंतु जब सुल्तान बीदर पहुँचा तो उस समय वहाँ भयंकर प्लेग फैला हुआ था। उसकी सेना में भी प्लेग की चपेट में आ गई और लगभग 2/3 सेना प्लेग से नष्ट हो गई। फलस्वरूप सुल्तान माबर न जाकर बीदर से ही वापस दौलताबाद लौट आया। लगभग इसी समय लाहौर में विद्रोह हो गया और इसलिए सुल्तान को वापस उत्तर भारत की तरफ लौटना पड़ा। इस प्रकार माबर के विद्रोह का दमन तो नहीं हो सका और माबर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बंगाल में पुनः विद्रोह और स्वतंत्र राज्य की स्थापना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बंगाल में एक बार विद्रोह हुआ था 1327-28 में, जो गयासुद्दीन बहादुर के समय का विद्रोह था। अब ये दोबारा से बंगाल में वापस से विद्रोह हो रहा है।
सुनारगांव के राज्यपाल बैराम खां की, जो सुल्तान का सौतेला भाई भी था, 1338-39 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके सिलेदार यानी कि जो शस्त्रों का रक्षक था, मलिक फखरुद्दीन ने स्वयं को सुनारगांव का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा सुल्तान फखरुद्दीन की उपाधि भी धारण कर ली। उसने लखनौती पर भी अपना अधिकार जमा लिया, किंतु कुछ समय बाद सुल्तान के एक स्वामीभक्त सरदार अली मुबारक ने फखरुद्दीन से लखनौती छीन ली। उसने स्वयं को कोई शाही चिन्ह धारण नहीं किया और सुल्तान के पास यह प्रार्थना भेजी कि किसी उपयुक्त व्यक्ति को लखनौती का राज्यपाल नियुक्त कर दें आप। परंतु जब सुल्तान की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई तो फखरुद्दीन के विरोध को ध्यान में रखकर उसने स्वयं को सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से लखनौती का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात मलिक हाजी इलियासी ने उसका वध करके स्वयं को सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से लखनौती का शासक बना लिया। शीघ्र ही उसने 1340-41 ईस्वी में फखरुद्दीन को पराजित करके उसका वध कर दिया तथा सुनारगांव पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात बंगाल दीर्घ काल तक शमसुद्दीन तथा उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में रहा और पुनः दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में नहीं आया। ये एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी हार थी कि वह बंगाल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर पाया था, जबकि बंगाल में बराबर आंतरिक जो थे उपद्रव हो रहे थे और एक के बाद एक सैनिक संघर्ष चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विद्रोह हो रहे थे, इसी बीच दक्षिण भारत में हिंदुओं का स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी। तो वो भी मैं एक एक करके बता देती हूँ। पहला राज्य था उसमें विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। जब सुल्तान प्लेग से पीड़ित अपनी सेना से 1335 ईस्वी में दक्षिण से उत्तर भारत वापस लौटा, तब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उसके लिए सुदूर दक्षिण पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। राज्य में जगह जगह हो रहे विद्रोह से दक्षिण में हिंदुओं ने अपनी स्वाधीनता के लिए पुनः संघर्ष करना आरंभ कर दिया था। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर कृष्णा नदी के निकट दक्षिण में विजयनगर नामक हिंदू राज्य की स्थापना कर ली थी। इसी तरह से वारंगल 1335 ईस्वी में 1335 ईस्वी के लगभग वारंगल में भी हिंदुओं का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दमन नहीं किया जा सका था। इस प्रकार वारंगल भी सल्तनत के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो गया था। वारंगल के विद्रोह के बारे में इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, जब सुल्तान दिल्ली में था, वारंगल में हिंदुओं का विद्रोह हुआ। इस प्रदेश में कन्हैया नामक व्यक्ति शासक बन बैठा। वारंगल का राज्यपाल इस विद्रोह का दमन नहीं कर सका और वह दिल्ली भागकर आ गया। वारंगल और निकटवर्ती क्षेत्र में हिंदुओं की सत्ता स्थापित हो गई और वारंगल पूर्ण रूप से दिल्ली के सुल्तान के हाथों से निकल गया। इसमें एक और था जिसका जिक्र पहले भी आया है, कंपिला। 1335 ईस्वी के लगभग कन्हैया के एक संबंधी को, जो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था, सुल्तान ने कंपिला का राज्यपाल बनाकर भेजा था, किंतु वहां वह इस्लाम त्याग कर पुनः हिंदू बन गया और उसने स्वयं को कंपिला का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस तरह से कंपिला भी मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों से निकल गया और वहाँ एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हो गई। जैसे कि विजयनगर भी था, वारंगल भी था, कंपिला भी था। तो एक एक करके जो बड़े बड़े प्रदेश थे मोहम्मद तुगलक के हाथों से निकल रहे थे। एक और आक्रमण है, वो विद्रोह है जो मैं आपको बता रही हूँ, सुनम तथा समाना में विद्रोह। सुनम तथा समाना में जाट तथा भट्टी राजपूतों का विद्रोह हुआ था। एक तरह से ये किसानों का विद्रोह था। किसानों ने भूमि कर देने से इनकार कर दिया था सुल्तान को और वो अपने आप को मंडलों में बंद कर लिया था। मंडलों में एक तरह से एक ग्रुप बना लिया था, मंडलों नामक। सुल्तान स्वयं सेना लेकर इस विद्रोह का दमन करने गया और बड़ी सख्ती से इस विद्रोह का वह दमन करने में सफल हो पाया था। इसी के साथ हमारा ये जो अध्ययन है समाप्त होता है। इसमें और अन्य भी विद्रोह हैं जो सुल्तान के समय हुए थे, जो हम अपने आगे वाले वीडियो में उस अध्ययन को जारी रखेंगे।